आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन के बारे में। सामाजिक परिवर्तन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल द्वारा हम परिवर्तन को समझते हैं। परिवर्तन को समझने के लिए कृषि युग की ओर चलते हैं। आदिम काल में जब मनुष्य नवपाषाण काल में जब कृषि का आविष्कार हुआ था या खेती करने लगे थे, लोगों ने खेती करना शुरू किया था, तो उस समय खेती का जो आधार था या यंत्र, एक हस्त निर्मित यंत्र हुआ करते थे और परंपरागत पौराणिक रूप के यंत्र, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वचालित उपकरणों का किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं होता था। खेती हल और बैल से होती थी सामान्य तौर पर। धीरे धीरे जब विभिन्न नवाचार हुए, आविष्कार हुए, लोहे धातुओं का लोगों को ज्ञान हुआ, उन धातु का प्रयोग करना शुरू किया, तो उनके कृषि क्षेत्र में नवीन औजारों का प्रयोग होने लगा। समय के साथ साथ जब आदिम काल से आधुनिक काल की ओर लोग प्रवृत्त हुए और तकनीकी आविष्कार हुआ, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप संपूर्ण समाज व्यवस्था के अंतर्गत, पूरे विश्व के अंतर्गत नवीन यंत्रों और मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा विभिन्न क्षेत्रों में। उसका प्रभाव स्वरूप कृषि क्षेत्र का भी यंत्रीकरण होने लगा और इसका ज्वलंत उदाहरण हुआ हरित क्रांति के बाद। हरित क्रांति के बाद संपूर्ण समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो भारतीय समाज की कृषि प्रणाली है, उसके अंतर्गत आमूलचूल परिवर्तन आए। ये जो परिवर्तन है, ये तकनीकी व मानवीय प्रयासों के माध्यम से आए। परिवर्तन जो है वो प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से होता है। संपूर्ण समाज व्यवस्था, हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी भौतिक वातावरण है या अभौतिक वातावरण है, उन सभी में परिवर्तन होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी परंपरा या भौतिक अभौतिक पदार्थ जो है समाज में स्थिर नहीं है। एक दूसरे की परिवर्तन के फलस्वरूप एक दूसरे को सभी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये सभी मनुष्य द्वारा और मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। इसी क्रम में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है संपूर्ण समाज की विभिन्न इकाइयों में होने वाला परिवर्तन। और संपूर्ण समाज की विभिन्न इकाइयाँ जो भौतिक भाग होता है संस्कृति का, उस सब के अंदर समाज के विभिन्न अमूर्त जो समूह, संस्थाएं, संस्कृति, प्रणालियाँ, परिवार व्यवस्था, नातेदारी, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं, जो मानव कृत्य, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न समितियां और संस्थाएं बनी हुई हैं, इनके नियम, विधि विधान, इनसे संबंधित स्वरूपों में होने वाला जो परिवर्तन, उनके प्रकार्यात्मक स्वरूप में भी जो परिवर्तन आता है संरचना के साथ साथ, तो यह परिवर्तन संतुलित रूप से संपूर्ण सामाजिक संगठन का परिवर्तन होता है। और इस संगठन के अंदर होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपने कोटेशन में परिभाषाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है। सामाजिक परिवर्तन या परिवर्तन का संबंध तीन बातों से होता है, यानी तीन कंडीशंस होती हैं इसकी, जिसमें वस्तु समय भिन्नता आवश्यक है। एक वस्तु में दो समय अंतरालों में पाई जाने वाली भिन्नता ही परिवर्तन को प्रकट करती है। वो किसी वस्तु के संबंध में देख लो, परंपरा के संबंध में या ज्ञान के संबंध में। मैकाइवर पेज ने इस संबंध में कहा है कि समाज परिवर्तनशील व गत्यात्मक है, यानी समाज स्थिर नहीं है, उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। हेराक्लिटस ने भी कहा है कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। सभी वस्तुएं जो होती हैं, वो चाहे भौतिक हो या अभौतिक हो, मानवकृत हो, प्राकृतिक हो, सभी में परिवर्तन होता है। एक पत्थर जो है, उसको हम परिवर्तित करके तराश कर उसकी मूर्ति बना सकते हैं, एक इमारत के अंदर उसे लगा सकते हैं, तो उसका जो योगदान होता है वो स्वयमेव नहीं होकर मानव द्वारा होता है। तो मानव के मानवीय प्रयासों के माध्यम से किसी भी भौतिक या अभौतिक पदार्थ को हम परिवर्तित कर सकते हैं, और परिवर्तन का यह स्वरूप भी सामाजिक परिवर्तन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और इसी सामाजिक परिवर्तन से समाज पर होने वाले प्रभाव होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जो कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। समाज के भौतिक अभौतिक भागों में होने वाला संरचनात्मक प्रकार्यात्मक बदलाव जो होता है, वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। इस संदर्भ में अगर हम समझें तो सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से बड़ा होता है। और इसी सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत इस संदर्भ में एडवर्ड टेलर की परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संस्कृति ज्ञान, विश्वास, कला, धर्म, आचार, नीति आदि विभिन्न स्वरूपों और इससे संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले स्वरूपों को संस्कृति कहा जाता है। और इसी में होने वाले बदलाव जो हैं और इसके साथ सामाजिक संगठन में होने वाले बदलाव को हम संपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन कह सकते हैं। इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक उपभाग होता है। मैकाइवर पेज ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा उन्होंने। और इस संदर्भ में यदि हम समाज की परिभाषा उनकी देखें, तो उन्होंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है।
जिसमें संबंध सहयोगपूर्ण और असहयोगपूर्ण सभी होते हैं। इन सामाजिक संबंधों के जाल में या सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। जॉनसन ने इस संबंध में कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। किंग्सले डेविस कहते हैं, सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे व प्रकार में होने वाला परिवर्तन, यानी समाज की भौतिक इकाइयों व उन इकाइयों द्वारा समाज में किया जाने वाला योगदान जो होता है, यदि उसमें कोई परिवर्तन आ जाए या बदलाव आ जाए तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में लाते हैं। समाज के इस संदर्भ में यदि मौलिक रूप से सम्मिलित रूप से अगर देखें तो समाज के मूल्य, संरचना, कार्य, प्रथा, परंपरा, मानवीय संबंध और परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन के यहाँ 3 तत्वों की चर्चा की गई है। समाज के ढांचे व प्रकारों में परिवर्तन, सभी या अधिकांश लोगों की जीवन विधि यानी लाइफ स्टाइल के अंदर होने वाला परिवर्तन, मानव के सामाजिक जीवन में परिवर्तन। तो ये परिवर्तन का स्वरूप जो है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो है वो सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज के किसी समूह विशेष, समिति विशेष, संस्था विशेष में होने वाले परिवर्तन न होकर संपूर्ण समाज के अंदर होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि किसी एक भाग में परिवर्तन जो है वह व्यक्तिक प्रकार का हो जाएगा और उसकी प्रकृति सामाजिक नहीं होगी। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रघटना है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी समाज विश्व में ऐसा नहीं है जो स्थिर है और जिसमें परिवर्तन या बदलाव न आता हो, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्रघटना माना गया है। आदिम काल से लेकर आधुनिक काल तक, चाहे अमेरिका हो या जापान हो या चीन हो या फिर यूरोप हो या भारतीय समाज व्यवस्था हो, अफ्रीका, विभिन्न महाद्वीपों और इनके प्राकृतिक महाद्वीपीय क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्राकृतिक भागों में भी परिवर्तन हुआ है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति असमान व तुलनात्मक होती है, यानी के अंदर परिवर्तन का स्वरूप व तीव्रता एक सी नहीं होती है। कोई समाज विकासशील और विकसित समाजों के अंदर यदि तुलनात्मक रूप से हम देखें तो विकसित समाजों में परिवर्तन की तीव्रता अपेक्षाकृत विकासशील समाजों के अधिक होता है। वहाँ परिवर्तन के प्रति लोगों का आकर्षण भी, परिवर्तन के प्रति लोग एकदम से तैयार रहते हैं, विरोध नहीं होता है, जबकि विकासशील या अल्प विकसित पिछड़े समाजों के अंदर परिवर्तन को सहज स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन परिवर्तन होता है, भविष्यवाणी संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार का होगा और उस परिवर्तन से समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन की कोई प्रारंभिक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। गुणात्मक परिवर्तन अगली जो इसकी विशेषता है, गुणात्मक परिवर्तन के कारण एक जटिल तथ्य। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत परिवर्तन जब शुरू होता है तो उसमें मात्रात्मक परिवर्तन से पहले गुणात्मक परिवर्तन आते हैं और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संस्कृति के अभौतिक भाग में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो संस्कृति के अभौतिक भाग में जो हमें दिखाई नहीं देता उसमें परिवर्तन गुणात्मक प्रकृति का होता है और परिवर्तन की प्रकृति गुणात्मक होने के कारण एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, यानी प्रत्येक समाज में, भारतीय समाज हो या पश्चिमी समाज हो या पूर्वी समाज हो या विकसित विकासशील, विभिन्न समाज व्यवस्था के अंदर परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान हैं, विभिन्न स्वरूप हैं। मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में परिवर्तन के 3 पैटर्न बताए हैं, जिसमें है रेखीय प्रतिमान या पैटर्न, चक्रीय पैटर्न प्रतिमान या उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय प्रतिमान एक निश्चित रेखा के अंदर नीचे से ऊपर की ओर चलता है, जिसका उदाहरण है औद्योगिक परिवर्तन व वैज्ञानिक उन्नति। दिनों दिन 16वीं शताब्दी के अंदर जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी और तब से लेके आधुनिकीकरण के इस सामान्य स्वरूप में आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित चरणों में जो परिवर्तन का स्वरूप प्रकट हुआ है, विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जिससे संपूर्ण समाज व्यवस्था को बदल के रख दिया है एक तरीके से। तो यह परिवर्तन के रेखीय प्रतिमान के अंदर आता है।
क्योंकि दिनों दिन नई मशीनें आ रही हैं, स्वचालित यंत्रीकरण और रोबोट के युग में मानव ने प्रवेश कर लिया है। तो ये औद्योगिक परिवर्तन व वैज्ञानिक उन्नति परिवर्तन का रेखीय प्रतिमान कहते हैं, जिसमें परिवर्तन तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन पुराने पर वापसी की संभावना कम होती है अपेक्षाकृत, सदैव सीधी रेखा में ऊपर की ओर होता है। चक्रीय परिवर्तन, जिसका उदाहरण है संस्कृति, फैशन, सामाजिक मूल्य। चक्रीय परिवर्तन एक चक्र चलता है, जो चक्र यानी सर्किल के अंदर होता है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में घूम फिरकर परिवर्तन के फलस्वरूप फिर उसे उसी बिंदु पर पहुँचने की इसमें संभावना होती है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय प्रतिमान एक निश्चित सर्किल के अंदर होता है। तीसरा प्रतिमान है उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान, जिसका उदाहरण है जनसंख्या व आर्थिक उतार चढ़ाव। जनसंख्या, कभी किसी समाज की जनसंख्या अपेक्षा से अधिक हो जाती है। विभिन्न निश्चित नीतियों व नियंत्रण के प्रभाव स्वरूप जनसंख्या जो है वह कम भी हो जाती है, या किसी महामारी के दौरान जनसंख्या का क्षति हो जाना, या फिर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की वजह से क्षेत्र विशेष या समाज की जनसंख्या कम हो जाना, या फिर किसी अन्य कारणों के प्रभाव स्वरूप संपूर्ण समाज की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाना समय के साथ साथ। तो जनसंख्या का प्रतिमान सदैव उतार चढ़ाव वाला होता है, कम या ज़्यादा रूप में बढ़ता रहता है। इसी प्रकार आर्थिक क्रियाएं होती, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियां बनती है जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की हानि ना उठानी पड़े। तो ये जनसंख्या व आर्थिक क्रियाएं उतार चढ़ाव वाले प्रतिमान के अंदर आती हैं सामाजिक परिवर्तन के। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं विभिन्न निश्चित क्रमों के अंदर उसे निश्चित अन्य विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे उद्विकास, प्रगति, विकास, क्रांति। अब उद्विकास क्या होता है? उद्विकास किसी भी दिशा में होने वाला एक निश्चित क्रमबद्ध परिवर्तन होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है और निश्चित चरणों पर पहुंचने के बाद पुराने पर वापसी की गुंजाइश कम होती है। उद्विकास किसी भी दिशा में हो सकता है, यानी उसका एक निश्चित क्रम नहीं होता है कि सदैव ऊपर की ओर। उद्विकास के अंदर जो परिवर्तन आता है वो हो सकता है कि पुरानी समाज या पुरानी व्यवस्था से अपेक्षाकृत निम्न हो, या फिर पुरानी व्यवस्था से अपेक्षाकृत उच्च हो। प्रगति, प्रगति के अंतर एक मूल्य अभिमुख अवधारणा है। प्रगति में सामाजिक स्वीकृत मूल्यों की ओर होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित करते हैं। प्रगति में होने वाले परिवर्तन का जो क्रम होता है सदैव ऊपर की ओर होता है। अब वह ऊपर की ओर परिवर्तन चाहे कम हो या अधिक हो। विकास, विकास सदैव ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन है जिसमें अधोगति की संभावना कम होती है। क्रांति, अचानक होने वाला परिवर्तन जिसका कोई क्रम नहीं होता है। क्रांति के अंदर एक अनिश्चित क्रम होता है जिसमें हो सकता है संपूर्ण समाज व्यवस्था ही बदल जाए, या फिर समाज के अधिकांश भाग में कोई परिवर्तन आ जाए। इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक निश्चित भाग है, जिसके अंदर संस्कृति के अभौतिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। इसी के साथ ही सामाजिक परिवर्तन क्या होता है इस बारे में तो हम समझ चुके हैं, लेकिन क्यों होता है, इसके कारक क्या हैं। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक हैं, जिसको संक्षिप्त रूप में अगर हम कहें तो प्राकृतिक कारणों में प्राणीशास्त्रीय कारण और प्रौद्योगिकी कारक, जनसंख्यात्मक कारक, राजनीति संबंधी कारक आदि विभिन्न कारकों के माध्यम से समाज पर परिवर्तन आता है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन या फिर अकाल, भूकंप आदि से समाज को जो क्षति पहुंचती है, तो समाज में विस्थापन की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। लोग माइग्रेट होने लगते हैं, इधर से उधर जाने लगते हैं, या कोई युद्ध होता है या किसी प्रकार की जनहानि होने लग जाती है, क्षेत्र जो रहने लायक नहीं होता है, तब लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है। विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे से दूर भी होती हैं और एक दूसरे के नज़दीक भी आती, तो इससे समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। मानवीय प्राणीशास्त्रीय कारकों के अंदर जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु जैसी चीज़ें तथ्य सम्मिलित होते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर यदि अधिक या कम हो जाती है तो उस देश या समाज व्यवस्था के अंतर्गत भी अव्यवस्था या परिवर्तन का स्वरूप प्रकट होने लगता है। जनसंख्यात्मक कारकों के अंदर भी जैसे जनसंख्या यदि अधिक बढ़ जाती है, जैसे भारत जैसे विकसित या विकासशील देशों के अंदर जनसंख्या की अधिकता होने की वजह से सरकारी नीतियां भी पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। जिस उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो वह उद्देश्य पूरा होने में थोड़ा सा अड़चनें आती हैं।
और अधिक जनसंख्या की वजह से समाज के अंदर कुछ नुकसान है तो कुछ लाभ भी हैं। इसी कारण भारतीय समाज में गरीबी, बेरोजगारी आदि विभिन्न प्रकार के दोष, भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियां पनपने लगी हैं। और इसके साथ ही परिवार नियोजन जैसी नियम, यौन निरोध संबंधी सरकारी नीतियां भी अधिक जनसंख्या की वजह से बनाई जाती है। कभी दो बच्चों तक नीति बनाई जाती, प्रावधान बनाया जाता है। चाइना जैसे देश के अंदर एक बच्चे तक ही सीमित कर दिया था कुछ समय तक परिवारों को, और फिर से उन्हें मान्यता दे दी गई कि आप 2 बच्चों के लिए आपको स्वीकृति दी जा सकती है। तो इस तरीके से जो सामाजिक नीतियों में बदलाव होते हैं वो भी कहीं ना कहीं तक जनसंख्यात्मक कारकों की वजह से होते हैं। इसके साथ ही वो तकनीकी परिवर्तन या तकनीकी प्रभावों के फलस्वरूप हम जान सकते हैं कि समाज में किस प्रकार परिवर्तन आता है और परिवर्तन का स्वरूप भी कैसा होता है। नवीन तकनीकों का प्रयोग होने से संपूर्ण समाज व्यवस्था पर या समाज की विभिन्न इकाइयों पर प्रभाव पड़ता है। तो उन प्रभावों को अगर दृष्टिगत करें तो समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप समाजशास्त्रीय व्यवस्था के अंदर या समाजशास्त्र के अंदर एक मुख्य महत्वपूर्ण विषय है जिसका अध्ययन सामान्य रूप से किया जाना चाहिए।